हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट दिष्टाना एस पे आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज, अ मोस्ट इनोवेटिव सीरीज फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। देखिए, दिष्टाना एस पे जो भी हम पढ़ाएंगे बहुत ही ऑथेंटिक होगा और बहुत ही इनोवेटिव होगा, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पिछले सालों के अंदर आपने ये सब चीजें देखी होंगी, राइट? और ये सीरीज हम हर साल चलाते हैं। आज हम इन टॉपिक्स को इसके अंदर डिस्कस करेंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 34। ऐसे 100 लेक्चर्स आएंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखो कि अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन वीडियोस को डेली का देखा करो, राइट? ऐसा नहीं कि भैया एक साथ देख लेंगे 100 वीडियो, नहीं देख पाओगे। फिर तुम कहोगे लास्ट के अंदर, पता है क्या कहते हो तुम? सर 100 वीडियो है, कहाँ तक देखें? राइट? तो हम कब कह रहे हैं कि 100 वीडियो एक साथ देखो, एक एक करके वीडियो देखो। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? पाइल अप मत करो। यही एक बहुत मेजर रीजन रह जाता है बच्चों का सिलेक्शन ना होने का। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट हम एक और प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आल्सो टू इनोवेटिव प्रोग्राम, राइट? टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, आपको पता नहीं होता टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद करना क्या है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने पैसा ले लिया है, दैट्स ऑल। ठीक है, टेस्ट सीरीज के अंदर लंबे लंबे गैप आते हैं बीच में, राइट? टेस्ट के बीच एक टेस्ट होता है, फिर दूसरा टेस्ट, आपको की कंटिन्यूटी छूट जाती है। हम इसके अंदर टेस्ट सीरीज को ही एक रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, डेली डोज प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जो कि प्रीलिम्स 2026 के लिए एक तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन होगा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, राइट? कंप्लीट सॉल्यूशन तो हमने दिया था आपको 10 सिलेक्शन बैच के अंदर। जिन भी बच्चों ने ज्वाइन कर लिए वो काफी आगे तक उसमें पहुंच चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज के अंदर आपको सुबह कंटेंट देंगे, राइट? उस कंटेंट को आप पढ़ेंगे, राइट? 1 घंटे में आपको कंटेंट पढ़ना होगा, उसके जस्ट बाद आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ये डेली क्वेश्चन रहेंगे, राइट? मॉर्निंग में पॉलिटी के दिए जाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल, और इवनिंग में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के दिया जाएगा, राइट? इसके बाद ये रिसर्च कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जाएगा उसके अंदर, ठीक है? फिर उसके बाद उसके अंदर सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड करा जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, सारे हो जाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। 8000 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीकली टेस्ट यहाँ पर रहेंगे, 100 क्वेश्चन के वीकली टेस्ट विल बी देयर। टेलीफोनिक डाउट क्लियरिंग सेशंस विल बी देयर। कोई भी डाउट आता है तो आई एम देयर अवेलेबल फॉर यू। ऐसा नहीं कि आपने एक बार टेस्ट सीरीज ले ली बस, ले ली और इंस्टीट्यूट के मजे हो गए, राइट? और इंस्टीट्यूट की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, राइट? ऐसा नहीं है। पर्सनल गाइडेंस हम प्रोवाइड करेंगे, और एक नई इनोवेटिव अप्रोच है टेस्ट सीरीज की तरफ, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। इस नंबर पे कॉल करिए, मैं आपको इसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर डेमो वीडियो भी दे रखा है, मतलब एक तरह से इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो भी दे रखा है, जिसके अंदर आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर किस तरह से हम पूरा प्रोग्राम इसमें लॉन्च करेंगे, राइट? तो चलिए हम पहला टॉपिक हमारा पढ़ते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। अभी 2024 में भी ये पढ़ा था, स्तर पढ़ा था। अब 2025 के अंदर हमने थोड़ी सी हमने क्या करा है, इसके अंदर तरक्की की। पहले इसके अंदर 159 रैंक थी हमारी, अब हमारी 151 रैंक है आउट ऑफ 180। ठीक है, थोड़ी सी तरक्की करिए। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता क्या है, ये अपन को इसके अंदर अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले तो प्रेस जो होती है ना, जैसे आज आप यहाँ पर क्या करो, कुछ बोलो तो भाई वो बॉर्डर नहीं देखती, वो अमेरिका तक की पहुंच जाएगी, है ना? अगर मान लो ट्रम्प के ऊपर आपने कोई वीडियो बनाया तो अमेरिका वाला बैठ कर भी उसको देख सकता है। तो इसकी कोई बॉर्डर नहीं होती, है ना? तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिलीज करता है, इसको याद करने के लिए ये चीज बता रहे हैं, क्योंकि प्रेस की कोई बॉर्डर नहीं होती। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, सॉरी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसको रिलीज करता है। तो इट इज रिलीज्ड बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जिसके अंदर ये देखते हैं, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि प्रेस कितनी फ्री है, राइट? फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब प्रेस कितनी फ्री है आपकी, दैट इज नोन एज फ्रीडम ऑफ प्रेस। मतलब प्रेस के अंदर फ्री होने का मतलब क्या है? कोई जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट कितना फ्रीली आपको क्या कर सकता है, न्यूज व्यूज दे सकता है, राइट? उसके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए ये न्यूज मैंने चला दी तो मेरा लाइफ खतरे में है। ठीक है, या फिर जर्नलिस्ट अगर कोई अच्छी न्यूज चला रहा है तो उसकी चैनल्स के ऊपर एड वेड नहीं जा रहे हैं, राइट? उसके चैनल को रोकने की कोशिश करा जा रहा है, बेचारे की भुखमरी आ गई है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम उसका देखना होगा, ठीक है? किस तरह के कानून है जो कि प्रोटेक्ट करे, प्रेस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया लाइफ थ्रेट हो उसको। तो दैट इज नोन एज व्हाट, प्रेस फ्रीडम। तो किस कंट्री में कितनी है उसकी बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है, और ये अगर हम देखेंगे तो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर देखे जाते हैं, लेजिस्लेटिव फैक्टर, सोशो कल्चर फैक्टर और सिक्योरिटी फैक्टर, ये सारे के सारे 5 इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, और इन 5 इंडिकेटर्स के ऊपर प्रेस फ्रीडम निकालती है। 5 इंडिकेटर आपको इसके अंदर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि, देखो ऐसा नहीं है कि मतलब सोसाइटी के अंदर प्रेस को एक तरह से आपने फ्री नहीं रखा, प्रेस को फ्री नहीं रखा मतलब प्रेस को पेल दिया आपने, राइट? ऐसा नहीं है। पेलना है तो पीईएल इस तरह से याद रखोगे, सोसाइटी के अंदर प्रेस फ्री होनी चाहिए, और एस तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लेजिस्लेटिव, सोशल कल्चर और सिक्योरिटी, इस तरह से अपन को याद करना है भैया।
जितनी वियर्ड ट्रिक बनाओगे ना उतना अच्छा लर्न होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये चीजें आपको याद आएंगी जब एग्जाम में आएगा। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, तब आपको याद आ गया फेल दिया सोसाइटी के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेस को ही फेल दिया, राइट, इस तरह से। तो एज फॉर सोसाइटी तो सोशो कल्चर और सिक्योरिटी हो जाएगा, लेजिस्लेटिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, पीईएल से पॉलिटिकल इकोनॉमिक और लेजिस्लेटिव, राइट। अब देखो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे अगर मान लो आपके 85 से 100 पॉइंट है तो बहुत बढ़िया है भैया, तुम्हारा जो जर्नलिस्ट है वो तो बहुत मजे कर रहा है, वो कुछ नहीं है, वो सरकार को कुछ भी कह सकता है, ये भी है, उसको कोई थ्रेट नहीं है, तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कोई थ्रेट नहीं है, ठीक है। 70 से 85 पॉइंट है सेटिस्फैक्ट्री है, 55 से 70 पॉइंट है तो प्रॉब्लमेटिक है, 40 से 55 पॉइंट्स है तो डिफिकल्ट है, 0 से 40 है तो बहुत ही सीरियस सिचुएशन है भैया, बच्चा बच्चा घूम रहा है कहीं कोई मेरे को मार ना दे। तो हमारी कंट्री में भी वेरी रिस्की, वेरी सीरियस वाली जोन में है हमारी कंट्री, ठीक है। डार्क रेड, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इंडिया अगर हम देखेंगे तो पोजीशन हैज बीन इंप्रूव मार्जिनली, पहले 159th रैंक थी। अब ऐसे पूछा जाए कि भाई इंप्रूव हुआ है क्या पिछले साल से, तो बिल्कुल हुआ है, पर अब देखो ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। पहले 159th रैंक थी 2024 में, अब 161 स्पॉट थी 2023 में, और अब 151 है, राइट। तो हाउएवर इट रिमेन्स इन द वेरियस वेरी सीरियस कैटेगरी, वेरी सीरियस कैटेगरी के अंदर ही ये अभी है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब आप चलते चलते एक और चीज याद कर लो कि एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी होता है। आज से पहले आपको नहीं पता था ना कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है 3 मई को, ठीक है, 3 मई को, राइट। 3 मई को ये होता है, और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये प्रोक्लेम करा था, इसको रिकमेंडेशन करा था यूनाइटेड नेशन जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर, राइट, 1993 में। और उसके बाद से ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इसके अंदर मनाया जाता है, ठीक है। तो 305 ऐसे याद रखना है, प्रेस मतलब प्रेस के ऊपर प्रेस 5 से ऐसे आपको याद रखना है ना, 3 मई आपको याद आ जाएगा। सिग्निफिकेंट क्या है, मार्क द एनिवर्सरी ऑफ विंडहुक डिक्लेरेशन। 1991 में एक डिक्लेरेशन होता जिसमें सारे अफ्रीकन जर्नलिस्ट थे ना, उन्होंने प्रेस फ्रीडम के ऊपर कुछ प्रिंसिपल्स बनाकर दिए गए, ठीक है, अफ्रीकन अफ्रीकन जर्नलिस्ट के द्वारा। तो उसको अभी हम क्या कहते हैं, उसको हम एक तरह से विंडहुक डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो डिक्लेरेशन के उपलक्ष्य में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बनाया जाता है, ऐसा पूछा जा सकता है। चलो भाई हम दूसरा पढ़ते हैं अभी। मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल रेप्लिका स्टोलन फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम। देखो नेशनल म्यूजियम को भी नहीं छोड़ा। एक प्रोफेसर था, प्रोफेसर को इतना पसंद आ गई यार ये तो क्या है डांसिंग गर्ल, ठीक है, इतनी पसंद आ गई कि चोरी करके भाग गया, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज, है ना। अब डांसिंग गर्ल क्या है ये अपन को इसके अंदर समझना पड़ेगा, राइट। हमने पढ़ी थी हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा, ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हड़प्पा जो जगह थी वहां पे सिविलाइजेशन, वहां से ये डांसिंग गर्ल की स्टेच्यू मिली थी, राइट, है ना। हड़प्पा एक एरिया है वहां से मिली, राइट। और जो साइट का नाम था, राइट, दैट इज मोहन जोदाड़ो साइट। तो मोहन की गर्लफ्रेंड थी डांसिंग गर्ल जो है ना, दैट इज द गर्लफ्रेंड ऑफ मोहन, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो बनाई थी ना वो वैक्स टेक्निक से बनाई थी। वैक्स टेक्निक अपने आप में बहुत मस्त चीज होती है कि आप एक ऐसा साचा बना दो, ठीक है, मोम का, और उसको है ना एक तरह से क्ले के बीच में, मतलब एक तरह से मतलब ऐसा सांचा बनाकर उसको क्ले के अंदर रख दो, राइट, क्ले के अंदर रख के उसको दबा दो, और उसमें ऊपर की साइड एक छेद रखो, इसके अंदर से आप ब्रॉन्ज डाल देंगे। तो धीरे धीरे जब गर्म ब्रॉन्ज जाएगा तो वो वैक्स जो होगा वो पिघल जाएगा और वो इस शेप का ब्रॉन्ज का बन जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर समझ गए होंगे आप। तो ऐसे ये जो स्टेचू बनी दैट इज लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टेचू जो होती है दैट इज ऑफ ब्रॉन्ज। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि स्टेचू कौन से धातु से बनी है, तो ब्रॉन्ज से बनी हुई, राइट। अब ये बहन देखो कैसे खड़ी है, स्टाइल से खड़ी है, ये देखो स्टाइल देखो इसकी, है ना। तो एक हाथ जो है उसका हिप्स पे है, राइट, और दूसरा अगर इसका देखेंगे तो एक तरह से थोड़ा सा नीज के अंदर बैंड है और इस तरह से खड़ी है। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, मैं बताता हूँ अब इसके अंदर किस तरह की चीजें आपको याद करनी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस डांसिंग गर्ल इज न्यूड, ठीक है, ये न्यूड डांसिंग गर्ल है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके हाथ अगर आप देखो तो कानून के हाथ से भी लंबे हाथ हैं इसके, राइट। क्योंकि इसके अंदर अब देखो कितनी सारी ये जो है ये चूड़ियां हैं इसके अंदर, मेरे हाथों में 9 9 चूड़ियां हैं। ये गाना सुना होगा, इसमें 9 नहीं है, इसमें 24 से 25 बैंगल्स है, ठीक है। ये जो आर्म है इसके लिए लेफ्ट आर्म है, ये याद रखो। और ये आर्म जो है राइट आर्म है। राइट आर्म में चूड़ियां खत्म हो गई सारी, लेफ्ट में पहन ली थी, तो राइट में इसके पास चूड़ियां ही नहीं बची,
तो राइट में बहुत कम चूड़ियां इसके अंदर पहन रखी है, राइट। एक हाथ हिप्स पे है, राइट। यहाँ तक अपन ने इसके हाथों को देख लिया, राइट। अब यहाँ पर देखो इसके गले में देखो एक पेंडेंट है ना, नेकलेस बोल लो, पेंडेंट बोल लो, इस तरह से, राइट। ये भी अपन को याद रखना है। और ये एक मॉडर्न गर्ल की तरह है, ये मॉडर्न गर्ल, मोहन की गर्लफ्रेंड है ना, तो ये मॉडर्न है बहुत। और इसके अंदर देखो यहाँ पर ये पेंडेंट्स जो है ना, इसके अंदर एक दो तीन तीन पेंडेंट इस तरह से यहाँ पर लगाए हुए हैं, है ना, बिग पेंडेंट्स आर देयर। अब बहन की हेयर स्टाइल देखो, बहन ने पूरा का पूरा ये जूड़ा वूड़ा लगाकर मस्त इस तरह से बना रखा है, तो शी इज ए मॉडर्न गर्ल, बन बनाकर रख रखा है। ठीक है भाई। और यहाँ पे इस हाथ में देखो बैंगल्स है, और इस हाथ में कड़े हैं, जैसे कड़े पहन लेते हैं ना अपन, अपन क्या बोलते हैं उसको, ब्रेसलेट, राइट, वैसा है। और ये जो पोजीशन है ना इसकी, अभी पोजीशन तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको, राइट। पहले ये समझो, डांसिंग गर्ल स्कल्पचर बिलोंग्स टू द हड़प्पा सिविलाइजेशन, डेट्स बैक टू द 2500 BC, फाउंड इन मोहनजोदाड़ो, राइट, साइट इन 1926। कैसे याद करोगे, समझ में आ रहा है? ठीक है। ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट मकाई, है ना, देखो भाई, हन की गर्लफ्रेंड ये थी, राइट, पर ये जो थे ना लड़की, वो मक्का बहुत खाती थी, मक्का, मक्का का मतलब वेज। तभी तो इसका, इसकी फिटनेस का राज कैसे पूछते थे, फिटनेस का राज क्या है, कि बोलते हैं मैं तो भुट्टा खाती हूँ, भुट्टा, मेज, मक्का, राइट, मक्का खाती हूँ, तो मकई से याद रखना आप, मकई, मक्का से मकई, राइट। द स्कल्पचर वाज मेड यूजिंग द लॉस वेस्ट टेक्निक मेथड, स्टैच्यू इज नेम एज द डांसिंग गर्ल। और उसका अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो डांसिंग गर्ल गोइंग टू हिज पोस्चर, क्योंकि इसका पोस्चर ऐसे जैसे डांस करने वाली, एक स्टेप जैसे वो डांस का, राइट, इस तरह का। ये देखो भाई, so dancing girl is a nude wearing a number of bangles and necklace and is shown in a natural standing position with one hand on her hips. 25 to 20, 25 bangles है on her left arm and 4 bangles on the right arm. देखो ये 1 2 3 4 bangles है, और ये यहाँ पे amulet है, ठीक है? ये जो मैं आपको बता रहा था ना ब्रेसलेट, वो यहाँ पर पहन रखा है इसने, राइट। बोथ आर अनयूजुअली लॉन्ग, है ना, कानून के हाथों जैसी लंबी है, ये लॉ की स्टूडेंट होगी, राइट, जरूर है। सम ऑब्जेक्ट्स वाज हेल्ड इन हर लेफ्ट हैंड, कुछ ऑब्जेक्ट है तो सिर्फ पर छुपा रखा है इसने, विच इज रेस्टिंग ऑन हर थाई, है ना। ही हैज हर लॉन्ग हेयर स्टाइल इन ए बिग बन दैट इज रेस्टिंग ऑन हर शोल्डर, राइट। अब यहाँ पर एक और चीज देखो, ये देखो, ये जो पोजीशन है इसकी, ठीक है, दैट इज नोन एज त्रिभागा पोजीशन, त्रिभंगा पोजीशन। त्रिभंग पोजीशन जो होती है वो आप देखेंगे उड़ीसी डांस के अंदर होती है, राइट। तो शी इज त्रिभंगा पोजीशन ऑफ डांसिंग इन विच 3 बैंड्स आर देयर। एक तो बॉडी एट नेक, नेक जो है वो थोड़ी सी के ऊपर बैंड है, हिप्स के ऊपर और लेग्स के ऊपर, ठीक है। हिप्स अगर आप देखेंगे यहाँ से बैंड और यहाँ से बैंड, इस तरह से आप इसके अंदर देखेंगे, वेयर द बॉडी बैंड्स इन वन डायरेक्शन एट नीज, द अदर डायरेक्शन एट हिप्स एंड देन अदर अगेन एट द शोल्डर एंड द नेक। ये इसका पोस्चर है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि फोटो खिंचाते वक्त तो अपन थोड़ा सा स्टाइल से खड़े होता है, तो ऐसा लग रहा है फोटो खिंचा रही है, स्टाइल से खड़ी है, राइट। ही इज मेड अप ऑफ द कॉपर विद, और कॉपर और टिन का जो होता है वो ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज से बनी हुई है, राइट। काला है विद लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स, अगर हम देखेंगे यहाँ पर, creating a wax model of the desired object which is then encased in the mold. Mold is typically made of the heat resistance material. उसके अंदर डालते हैं, मोम पिघल जाता है और बाकी उसकी शेप निकल कर आ जाती है बाहर, बढ़िया सी शेप। मोल्टन मेटल सच एज ब्रॉन्ज और सिल्वर इज देन पोर्ड, है ना, ये सब चीजें मैंने आपको इसके अंदर बता दी। इज ऑर्नामेंटेड विद द नेकलेस एंड द बैंगल्स इन बोथ हैंड्स। शी हैज नो क्लॉथ ऑन हर एज वेल एज हर नो एंकलेट्स ऑन हर लेग्स। लेग्स के अंदर कुछ नहीं पहन रखा उसने, ना, लेग में उसको अच्छा नहीं लगता था लेग में पहन, है ना, उसको लगता है यार पैरों में बंधन है, ऐसा हो जाता है, राइट, है ना। चलो अब हम पढ़ते हैं काली फंड। अब काली फंड क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट लेट्स अंडरस्टैंड दिस। काली फंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्राइबल लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंड है, प्लस उन लोगों के लिए जिनको कोई नहीं पूछता उनको काली फंड के अंदर पूछा जाता है। अब कोई नहीं पूछता मतलब क्या है, ये मैं आपको इसके अंदर अंडरस्टैंड। देखो, एक होता है बेनिफिट शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है। मान लो कि आप एक एरिया में जाते हैं और उस एरिया के अंदर बहुत अच्छा प्लांट आपको मिल जाता है, आप बड़े मजे हो जाते हैं, यार क्या प्लांट मिला है, इससे तो मैं बहुत सारी मेडिसिन बना लूँ। आप मेडिसिन बनाते हैं इससे, इस प्लांट से, और मेडिसिन बनाकर आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और आप पहले ऐसे दिखते थे, अब आप ऐसे दिखने लगे,
राइट, करोड़ों रुपए कमा लिए ना, राइट। अब आप सेठ आदमी बन के घूम रहे हो, इतने में यहाँ के लोग जो है ना, आपने एक दिन वापस वो उसी जगह गए और उस जगह जाकर देखा यहाँ के लोग तो बड़े गरीब हैं, है ना, भुखमरी चल रही है यहाँ पे तो। और इन लोगों के द्वारा मतलब संजोए गए प्लांट को और इसको यूज करके तुमने करोड़ों रुपए कमा लिए, आप चुपचाप वहां से खिसक लिए, राइट। बट दैट इज नॉट राइट थिंग, ठीक है, बेनिफिट शेयरिंग होनी चाहिए, इसलिए नगोया प्रोटोकॉल यहाँ पर लागू किया गया था, है ना, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा नगोया और नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये लागू किया गया था जिसके अंदर ये बोला गया था कि भाई अगर तुम ऐसे कोई चीज लेकर जाओगे तो तुम्हें इसके अंदर अपना बेनिफिट को शेयर करना होगा। तो तब से ऐसे प्लान तोड़ के ले जाओ और मेडिसिन बना लो, ऐसा नहीं होगा, आपको इस बेनिफिट को इन लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा, राइट। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज नागोया प्रोटोकॉल, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बट अब क्या हो रहा है, अब एक दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है कि अब लोग यहाँ पे इस प्लांट को नहीं लेकर जाते, क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इस प्लांट के ऊपर रिसर्च करते हैं, है ना। अब प्लांट लेके जाकर मेडिसिन नहीं बना रहे, प्लांट के ऊपर रिसर्च करें, राइट। लेके चले गए, एक प्लांट लेके गए, इसका रिसर्च कर लिया और रिसर्च करके इन्होंने इस प्लांट का पूरा डीएनए आरएनए सीक्वेंसिंग सब कुछ इसके अंदर देख लिया, इसका जो भी डिजिटल डेटाबेस है ये इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने अंदर अपने कंप्यूटर के अंदर अपलोड कर लिया और उसको यूज करके अब करोड़ों कमा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि आपने डिजिटल सीक्वेंसिंग करके इसके अंदर करोड़ों रुपए कमा लिए और अब उसके अंदर नगोया प्रोटोकॉल भी नहीं लगा, आपको बेनिफिट भी शेयरिंग नहीं करना पड़ा और आप बहुत ही समझदार आदमी हैं, ठीक है। आपने क्या करा, इस प्लांट को नहीं ले जाना, इस प्लांट की पूरी डीएनए सीक्वेंसिंग, आरएनए डीएनए किस तरह से इस प्लांट के अंदर है, राइट, इसमें कोई पे परमिशन नहीं चाहिए, पूरी डिजिटलाइज इंफॉर्मेशन लेकर चला जाऊंगा और उसके बेसिस पे मैं मेडिसिन बन में आ रहा है। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि ऐसा जो होगा जिसको बोला जाता है डिजिटली सीक्वेंस जेनेटिक डेटा, इस डेटा से जब आप पैसा कमा रहे हैं या फिर आप इस डेटा को कहीं अपलोड कर देंगे, उस डेटा की चीजें कहीं डाल देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, उससे आपको पैसा मिल जाएगा। ये जो चीज है ना, दैट इज वेरी डेंजरस थिंग, इसमें एक्सेस बेनिफिट भी नहीं हुआ, ये बेनिफिट शेयरिंग भी नहीं हुआ और आपके भी मजे हो गए, आपने करोड़ों रुपए कमा लिए, वाह भाई वाह। तो इसी के लिए एक काली फंड बनाया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये सारी कहानी यहाँ पर एंड होती है, किसी के लिए काली फंड बनाया। काली फंड वाज एस्टेब्लिश एट यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी समिट इन काली, कोलंबिया as part of the 16th United Nations Biodiversity Conference. The primary goal of Kali Fund is to ensure equitable sharing of the profit derived from the digitally sequencing genetic data with कम्युनिटीज वेयर द जेनेटिक रिसोर्सेज ओरिजिनेट। तो जहां पर उस जेनेटिक रिसोर्स ओरिजिनेट हुआ है वहां की कम्युनिटीज के लिए कुछ पैसा आपको अपने करोड़ों रुपए में से देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज, और उस फंड को जो बोला जाएगा दैट इज नोन एज काली फंड। तो डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन अगर आप लेकर जा रहे हैं तो भी आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा उन लोगों की भलाई के लिए, इंडिजीनियस पीपल के लिए। तो इट इज ए पॉलिसी टर्म दैट रेफर्स ब्रॉडली टू जेनोमिक sequence data and other related digital data of organism used to the research, agriculture, pharmaceuticals, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसके अंदर यहाँ पे डीएनए आरएनए सीक्वेंसिंग करके, प्रोटीन सीक्वेंसिंग करके आप खूब पैसा कमा सकते हैं, बिना उस प्लांट को लेकर जाए बहुत सारा, पर उसकी डिजिटली सीक्वेंसिंग करके बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। तो उस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो पैसा कमाया जा रहा है उसमें से कुछ पैसा आपको फंड में देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज काली फंड। there is yet no consensus as to exact interpretation and the scope of the term, but यही इसके अंदर आप अभी तक इसके अंदर समझ सकते हैं, राइट। अब ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द काली फंड फॉर शेयरिंग बेनिफिट्स फॉर यूजिंग डीएसआई, अब समझ में आ रहा है सब कुछ, ऑन जेनेटिक रिसोर्स इज मोर फेयर एंड इक्विटेबल वे। कंपनीज बेनिफिटिंग कमर्शियली फ्रॉम द डीएसआई टू कंट्रीब्यूट 1% ऑफ देयर प्रॉफिट टू सपोर्ट इंडिजिनियस पीपल एंड द लोकल कम्युनिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज व्हाट, दैट इज काकोरी इंसिडेंट, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी इंसिडेंट, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, ये सब चीजें हमको इसके अंदर पढ़नी होगी। आपको पता है इसमें क्या हुआ था, बट मैं आपको थोड़ा इस तरह से बताऊंगा जो कि यूपीएससी के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। देखो भाई, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर एक तरह से रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, मिलिटेंट नेशनलिज्म डेवलप हुआ, राइट। इसके अंदर एक पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, उससे पहले इंडिविजुअल हीरोइज्म की तरफ जा रहे थे, राइट। जैसे खुदीराम बोस ने निकले बाहर बम फोड़ दिया, चिपके ब्रदर्स ने बम फोड़ दिया 1897 के अंदर, खुदीराम बोस ने 1909 के अंदर मुजफ्फरपुर के अंदर बम फोड़ दिया, राइट। फिर लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो था अटैक हो गया, है ना, दिल्ली के अंदर, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, है ना, वहां पे बम फोड़ा, भाग लिए। कोई ऑर्गेनाइज
वे के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन पीछे हो ऐसा नहीं था, राइट। ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे अनुशीलन समिति थी, राइट। जैसे हम कहें जो ऑर्गेनाइजेशन में अनुशीलन अभिनव भारत, ये ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। बट फिर भी इसमें भी ऐसा कोई मास सपोर्ट, मास जन सपोर्ट इस तरह का नहीं था। तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद 1924 के अंदर, राम प्रसाद बिस्मिल और उसके फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, और आपने एक नाम नहीं सुना होगा, राजेंद्र लहरी, राइट, जो आपको याद करना है। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है हिंदुस्तान एक तरह से रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन, ठीक है, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अंदर क्या होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, और एक साल के भीतर भीतर उनको समझ में आ जाता है भाई पैसा तो है नहीं हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन बनाकर क्या करें। तो अब ये कहते हैं कि भैया हमें क्या है, पैसा लेना पड़ेगा, और पैसा लेने के लिए हमको कोई चोरी करनी पड़ेगी। एक ट्रेन होती है काकोरी स्टेशन पे जो आ रही होती है ना, ये ट्रेन जो है दैट इज ए पैसेंजर ट्रेन, मतलब इस ट्रेन के अंदर बहुत सारे पैसेंजर बैठे हैं, बट एक जो है, एक एरिया है उसके अंदर खूब सारा पैसा ब्रिटिशर्स लेकर जा रहे हैं, है ना। तो ये पता चलता है, उन्होंने सोचा कि ये पैसा हमारे पास आ गया तो हम इससे बहुत सारे हथियार खरीदेंगे और फिर ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकेंगे, राइट। तो इसको लूटने के लिए इन्होंने काकोरी जो होता है के अंदर एक काकोरी को की ट्रेन लूटेंगे, इसका एक प्लान बनाया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर दो तीन चीजें बात याद रखनी है। एक तो ये पैसेंजर ट्रेन थी, ठीक है, 9 अगस्त इज ए डेट, 9 अगस्त 1925 की डेट है, राइट। और एचआरए जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके द्वारा ये बनाई गई है, मतलब करने वाले इसके लोग इसके अंदर चोरी करेंगे, और इसके अंदर कुछ पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनके नाम याद रखे होंगे, और फिर ब्रिटिशर्स ने इसको कैसे रिप्रेशन करा वो अपन को याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस इमेज को हम वापस देखेंगे, पर पहले ये समझिए 9 अगस्त 1925 रिवोल्यूशनरी स्टॉप ट्रेन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर नाम की ट्रेन थी, नियर काकोरी, अ स्मॉल स्टेशन नियर द लखनऊ। द ऑपरेशन was held by the Ram Prasad Bismil and Ashfaqullah Khan with participation of Chandrasekhar Azad, राजेंद्र लहरी, सचिंद्र नाथ बख्शी, रोशन सिंह एंड अदर्स। ये सारे लोग इसके अंदर थे। Revolutionaries pulled the emergency chain, overpowered the guards, and looted the government treasury chest carried in the guards compartment. During the action, a passenger, एक पैसेंजर निकल कर आया, भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे लूटो मत, लूटो मत, और वो चिल्लाने लग गया। तो वो भी अनइंटेंशनली हमने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने गोली मारी, एक्सीडेंटली वो मर गया, राइट। देन अब इसकी डेथ के ऊपर है ना बवाल मच गया, इसके ऊपर ही पूरा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस इसके ऊपर ही शिफ्ट हो जाएगा, राइट। ब्रिटिश रेस्पॉन्स, ब्रिटिशर्स ने क्या हुआ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीवियरिटी से डील करा इसको, और मैसिव क्रैकडाउन करा। 40 रिवोल्यूशनरीज को अरेस्ट कर लिया गया। केस वाज ट्राइड एज द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, को काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस करा जाता है। ट्रायल एम नॉट मियरली टू पनिश द इंडिविजुअल, बट पूरा का पूरा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है उसको पूरा का पूरा खत्म ही कर दें, इस तरह से बहुत ही रिप्रेसिव इसके अंदर करा गया। हार्श और एग्जाम्पलरी वर्डिंग्स दी गई, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह को तो सेंटेंस टू डेथ दे दी, ठीक है। सेवरल अदर रिसीव ट्रांसपोर्टेशन फॉर द लाइफ, और काला पानी की सजा हो गई कईयों को, सचिंद्र सिंहाल जो थे उनको भी हो गई, और सचिंद्र नाथ बख्शी थे उनको भी हो गई, राइट। लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, चंद्रशेखर आजाद एस्केप। बट ये जो थे चंद्रशेखर आजाद, बहरूपिया इनको बोला जाता था, ये हमेशा बच जाते थे, इस बार भी ये बच गए, ठीक है। और इन्होंने फिर आगे चलकर एचआरए को भगत सिंह के आइडियाज के साथ मिलकर एचएसआरए बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ तक आप इसके अंदर समझ रहे हैं। अब यहाँ पर ये समझो कि ये चीजें आप देखो, 8,000 रुपए चुराए गए थे, तो जिनको फांसी लग गई वो बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, लहरी खान और रोशन सिंह, इनको फांसी दी गई थी। काली पानी के सभा सचिंद्र सयाल और सचिंद्र बख्शी को काली पानी की सजा दी गई थी, और सबको 3 से 14 साल का इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर दिया गया था, राइट। और ये सारे लोग, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो अब यहाँ पर ऐसा आ जाएगा कि भाई काकोरी में बताओ कौन कौन था। तो राम प्रसाद बिस्मिल तो आपको याद है, ठीक है, अशफाकुल्ला खान भी आपको याद है, लहरी साहब भी आपको याद है, चंद्रशेखर आजाद भी याद है। सचिंद्र बख्शी थे कि नहीं थे, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। केशव चक्रवर्ती थे कि नहीं थे, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। मनमथ नाथ जो थे वो थे कि नहीं थे, मुरारी शर्मा और मुकुंदी एंड बनवारी लाल, ये सारे के सारे आपको इसके अंदर याद रखने पड़े। दिक्कत ये है, राम प्रसाद बिस्मिल और इनके बाद फिर आप वहां पर सोचोगे बनवारी लाल थे, नहीं पता तुम्हें। अभी मैं जानता हूं तुम्हें क्या पता है क्या नहीं पता, ठीक है।
ठीक है, तो बनवारी और मुरारी 2 थे, ये भी आपको इसके अंदर याद रखने होंगे। अब इसकी डीप कॉन्सिक्वेंसेज होती है, यहाँ पर पुलिस ने इतनी बुरी तरह से मारा, इतनी बुरी तरह से मारा कि एचआरए जो है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्रिपल्ड हो गई, राइट। इंडिविजुअल असोसिएशन से ऑर्गेनाइज रिवोल्यूशनरी एक्सप्रोप्रिएशन हुआ इसके अंदर, पर ये फायदे की बात है कि एक तरह से रिवोल्यूशनरी वे के ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर इस तरह से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, इट एक्सपोज द लिमिट ऑफ प्योरली नेशनलिस्ट रिवोल्यूशन मेथड्स प्रॉम्प्टिंग आइडियोलॉजिकल इंट्रोस्पेक्शन, और इंट्रोस्पेक्शन से निकल कर आए भगत सिंह का सोशलिज्म के प्रति प्यार और उसका आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया गया इस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको रीनेम करा गया HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इस तरह से इसके अंदर बनाया। आई होप दिस इज क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं फ्लाइंग गीस मॉडल क्या होता है। वाइल्ड गीस फ्लाइंग मॉडल क्या होता है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। देखो भाई, अभी भारत ऐसा है कि एशिया का नया फ्लाइंग गीस बनने वाला है। नया फ्लाइंग गीस मतलब पुराना कौन था, पुराना था जापान, बताएंगे अभी। ठीक है, तो पर वाइल्ड गीस फ्लाइंग मॉडल होता क्या है ये अपन देखते हैं। सबसे पहले ये नाम जो दिया गया है वाइल्ड गीस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, ये दिया गया है उसका खुद का नाम है कानईम, ठीक है। वाइल्ड गीस का क्या नेम है, कानेम ही है। बोले आपका नाम क्या है, तो उसने बोला क्या नाम, बोले नाम क्या है, अरे क्या नाम, अरे नाम क्या है, क्या नाम, उसके थप्पड़ मारा, भाई तेरे से नाम पूछ रहा हूँ तो क्या नाम कर रहा है, बोले भाई मेरा नाम ही का नाम है, ठीक है। वाइल्ड गीस फ्लाइंग मॉडल, राइट, अकामत्सु इन 1930 में दिया गया। अब इसका अंदर मॉडल क्या है ये देखो भाई, ऐसे उड़ती है ना वाइल्ड गीस, गीस जो होती है वो इस तरह से उड़ती है, राइट, आपने देखा होगा ऐसे बिल्कुल। अब ये एक एरोप्लेन ही बना दिया इसने, सबसे आगे ये है, फिर हवा जो है कट गई और उसके कारण ये सब भी उड़ गए, राइट। तो इस बहन के कारण, ये बहन कितनी इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पर देख लो। तो ये क्या है, ये जापान है मान लो, और एक जापान का डेवलप के साथ साथ पूरा का पूरा हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन सब में डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। तो एशिया का अब नया गीस जो हो सकता है वो इंडिया बन सकता है। पहले ये सब कमजोर थे, जापान ने डेवलप करा, तो जापान के बाद मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ और ये सब डेवलप हो गए। तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया भी अब एशिया का एक तरह से क्या बने, वाइल्ड गीस, राइट। बस यही कहानी है इसके अंदर। तो लीडिंग गीस फर्स्ट कंट्री होती है, ठीक है, जैसे इस केस के अंदर जापान, फिर उसके अंदर फॉलोइंग गीस नेक्स्ट कंट्रीज होती है, मोर फॉलोवर्स बनते रहते हैं, कंटिन्यूस मूवमेंट होता रहता है, सब डेवलप करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास बच्चों। सभी बच्चे एक बात ध्यान रखें, प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आ गया है, ठीक है। टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताई थी 15 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, वो टेस्ट सीरीज जो कि बहुत ही रिफॉर्मेटिव टेस्ट सीरीज है और बहुत ही कम प्राइस में है, 5999 रुपीज़ में। तो आप सब बच्चों को उसको ज्वाइन करना चाहिए। 10 सिलेक्शन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, बट उसमें 2 मंथ्स की क्लासेस अभी पेंडिंग हो गई है, आपको उन क्लासेस को आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो पूरा टाइम टेबल मैं बनाऊंगा, ऐसा नहीं कि भैया आपने टेस्ट सीरीज ले ली वही स्टार्टअप बाय बाय, नहीं, डेली की डोजेस दी जाएगी टेस्ट सीरीज में। सिलेक्शन बैच के अंदर पूरा पूरा मैं गारंटी लेता हूँ आपको, बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस दी जाएगी। और फिर भी आपको पसंद नहीं आया तो आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है, ऑप्शन 2 क्विट, क्या रिजाइंड, क्या क्विट, मैं सर नहीं चाहता ये को, ऐसा भी आप कर सकते हैं, डोंट वरी। So that's all for today's class. Thank you.